Hello, hello everyone. Welcome back to the Aspirant Invincible YouTube channel. Or this is our lecture 7 regarding the prelims through PYQ series. So we are studying about the previous year question papers. So PTP 2025 इकोनॉमी का हमारा पर्पस सेम है, क्लियर कि हमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अपने प्रायोरिटी बेस्ड टॉपिक को सिलेक्ट करके उनको पहले पढ़ना है और हमें अपनी नॉलेज को एप्लीकेशन किस तरीके से करना है ये यहाँ पर सीखेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, और थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द एस्पिरेंट इन्विंसिबल यूट्यूब चैनल। और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टू गेट ऑल द PDF रिलेटेड टू द UPSC एग्जामिनेशन। ये नीचे वाला हमारा PSIR ऑप्शनल के लिए है, एंड इस चैनल पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग द UPSC एग्जामिनेशन मिल जाएंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सीरीज। आज जो हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का वो है फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटिंग के रिगार्डिंग। फिस्कल पॉलिसी से मतलब क्या है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको इसका दूं तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के लेखा जोखा से रिलेटेड है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू, ये सारी दोनों चीज़ें मेन है फिस्कल पॉलिसी का पार्ट। तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, मॉनेटरी पॉलिसी RBI से रिलेटेड होता है। बेसिक डिफरेंस यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बजटिंग का मतलब है कि मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज स्पेशली द फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट किस तरीके से अपने इनकम को और एक्सपेंडिचर को यूज़ करे ताकि लोगों की भलाई हो सके, एंड दैट इज़ द वेरी पर्पस ऑफ द इकोनॉमी, द मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। नाउ लास्ट 10 ईयर्स में यहाँ पर 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस सेगमेंट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर साल 2 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम पढ़ रहे हैं कि हमें हमारे थीम पता चल जाए हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए। सिलेक्टिव रीडिंग पढ़ना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हार्ड वर्क तो करना ही करना है, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है UPSC में, बट एक सही डायरेक्शन में स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क करेंगे, उसी को हम स्मार्ट वर्क कहेंगे। सिंपल है, तो स्टार्ट करें। 2015 में फाइनेंस कमीशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू दी 14th फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 14th फाइनेंस कमीशन में कौन सी चीज़ें यहाँ से सही है, सेलेक्ट दी करेक्ट आंसर। तो हम जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके हाथ में पेन होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, पेन हो तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, अंडरलाइन करें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको याद रखने के लिए। नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू द 14th फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन 1, इट हैज़ इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट्स is increased by the finance commission, 14th finance commission in the central divisive pool from 32% to 42%। पहला पॉइंट क्लियर है कि फाइनेंस कमीशन ने स्टेट को जो पैसे मिलने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की डिविजिव पूल से 32% से लेकर 42% तक बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले 32% मिलता था और अब 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला है 2015 के अराउंड ये क्वेश्चन है 42% मिलना चाहिए। पहला ऑप्शन क्लियर है हमारा। सेकंड, इट हैज़ मेड रिकमेंडेशन कंसर्निंग द सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट। तो क्या फाइनेंस कमीशन ने 14th फाइनेंस कमीशन ने सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स के लिए रिकमेंडेशन दी थी। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइनेंस कमीशन हर साल UPSC के लिए हर दूसरा ही साल में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी वो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और कभी इकोनॉमिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही है कि फाइनेंस कमीशन ने 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया था स्टेट शेयर, बट सेकेंड ऑप्शन गलत है क्योंकि ये 13th फाइनेंस कमीशन ने सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स के लिए बोला था, ना कि 14th फाइनेंस कमीशन। तो आंसर इसका ओनली 1 होना चाहिए। नेक्स्ट,
तो फाइनेंस कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 बात करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 280 बात करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीरियोडिकली, मतलब एक फिक्स टाइम इंटर के बाद में फाइनेंस कमीशन को बनाया जाए, कंस्टिट्यूट किया जाए। सिंपल है। 14th फाइनेंस कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन 2 जनवरी 2013 में 14th फाइनेंस कमीशन बनाया गया था, जिसके चेयरमैन थे VY रेड्डी, द फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI, चेयरपर्सन बने थे। और इसके मेंबर जो थे M गोविंदा राव, सुषमा नाथ, सुदीप्तो मुदले, अभिजीत सेन एंड AN झा। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे चेयरमैन है VY रेड्डी कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल हमारा इंपॉर्टेंट है 280, द टर्म ऑफ 280 फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन की जो टर्म रखा गया था, पीरियड मतलब कितने साल के लिए, 2015 से लेकर 2020, लगभग हर साल यही 5 साल के लिए बनाया जाता है। और 15th फाइनेंस कमीशन आपके लिए होमवर्क में है, थोड़ा सा सर्च करिए, 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़िए। और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कहाँ से आया था, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है, थोड़ा सा इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। देन सेम 42% शेयर यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। और जो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स थी वो 13th फाइनेंस कमीशन ने दिया था, ना कि 14th फाइनेंस कमीशन ने। सो एक्सप्लेनेशन है, और इससे हमें ये सीख मिलती है फाइनेंस कमीशन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आपको ये करंट अफेयर में भी देखने को मिल सकता है, और वैसे भी हमें जानकारी लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 2015 में डिफिसिट से क्वेश्चन आया था। तो डिफिसिट का मतलब सिंपल होता क्या है, कमी। डिफिसिट मतलब कमी, जब हमारा एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च ज़्यादा हो हमारे इनकम से, उसे हम डिफिसिट बोलते हैं। सिंपल। नाउ द क्वेश्चन इज, देयर हैज़ बीन अ परसिस्टेंट डिफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, मतलब सरकार के पास में पैसे की कमी रही है, उनका बजट जो है डिफिसिट में है, सरकार ने अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च किया है, कहने का मतलब यहाँ पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डिफिसिट। तो सरकार को, अगर गवर्नमेंट को अपना डिफिसिट कम करना है, मतलब उसका जो खर्च ज़्यादा हो रहा है वो खर्च कम कर दे या फिर अपनी इनकम बढ़ा ले, तो इनमें से कौन सा एक्शन लेना चाहिए डिफिसिट को कम करने के लिए। तो यहाँ पे हमें समझना है, डिफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर जो है उसको नीचे लाना पड़ेगा, और सेकंड पॉइंट जो अपनी इनकम है गवर्नमेंट की उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, मतलब अपनी इनकम एनी हाउ बढ़ानी पड़ेगी। ये 2 ही पॉइंट है, इसको पॉइंट को ध्यान में रखकर हम सारे के सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रिड्यूसिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जहाँ से कोई आने वाले दिनों में गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं है, कोई कैपिटल असेट क्रिएशन नहीं होता, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो सरकार को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये जो पॉइंट हमने बना लिया। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम। अब न्यू वेलफेयर स्कीम लाने से सरकार के पास में खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसे कहाँ से आएंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री स्वराज योजना, और इस तरीके से ग्राम स्वराज योजना है, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना है, जहाँ पर सरकार को अपनी जेब में से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो पहले से ही खर्च हमारे बहुत ज़्यादा हैं सरकार के, तो ये सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज रैशनलाइजिंग दी सब्सिडीज़। सरकार बहुत सारी सब्सिडी देती है, फार्मर्स को यूरिया पर, फर्टिलाइजर्स पर, देन स्टूडेंट्स को सब्सिडी मिलती है ना, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है। तो रैशनलाइजिंग सब्सिडीज़ का मतलब यहाँ पर है कि जो सब्सिडी है उसको टारगेट करके चुनिंदा लोगों को सब्सिडी दी जाए, है ना। तो इससे होगा क्या, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो डेट इज़ अ गुड थिंग। एक्सपेंडिंग द इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और टैक्स बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो सरकार के पास में टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा आएगा और डेफिसिट कम होगा। तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट अगर करें, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमसे क्या पूछा गया है, बार बार हमको ये देखना है, हमसे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, नॉट। तो इस तरीके से कीवर्ड हमें हमेशा अंडरलाइन करने रहते हैं। देन तो अगर सेकंड ऑप्शन को हम एलिमिनेट करें, सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद में हमारे ऑप्शन बच जाते हैं फर्स्ट एंड थर्ड। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 1 और 3। फोर्थ पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर हमें मिल गया, बात ख़त्म हो गई। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। तो
रफली स्पीकिंग, अ डिफिसिट अराइजेज व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंड्स मोर देन इट्स रिसीव्स। जब अपनी सरकार अपनी आय से ज़्यादा खर्च करती है तो हमारा बजट डिफिसिट हो जाता है, सरकार का बजट डिफिसिट हो जाता है। यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, दो तरीके से खर्च होते हैं एंड रिसीट्स होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको 2 मिनट में समझा दे रहा मैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है नो असेट क्रिएशन, जहाँ पर कोई भी असेट क्रिएशन नहीं हो रहा। सरकार ने खर्च कर दिया, पेंशन दे दी, स्कॉलरशिप दे दी, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में असेट क्रिएशन होगा, रेलवे, रोडवेज, नेशनल हाईवे के लिए पैसे खा दिए, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट का मतलब क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब है जहाँ पर सरकार को पैसे मिले लेकिन एक लाइबिलिटी के साथ में, सरकार को कोई लाइबिलिटी जनरेशन ना हो, उसे बोलेंगे हम रेवेन्यू रिसीट्स। और कैपिटल रिसीट्स का मतलब सरकार के जहाँ पे एसेट क्रिएशन हो, सिंपल है, या फिर जो सरकार का जो पहले से असेट है उनकी कमी आना, दैट इज असेट रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स यहाँ पे होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, गवर्नमेंट बजटिंग हम डिटेल में जब पढ़ेंगे इसको फिर से रिपीट करेंगे। ऑप्शन 1 हमें कह रहा था, जो मैंने बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और अगर वेलफेयर स्कीम्स को लाएंगे, सब्सिडीज़ को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। उसका मतलब होता है टारगेट सब्सिडी देना है, सभी को सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है। जो हकदार हैं, जिनको ज़रूरत है सब्सिडीज़ की, सिर्फ और सिर्फ उन्हें पैसे दिए जाएँ, उनकी सपोर्ट किया जाए फाइनेंशियली, सिंपल। देन ये क्वेश्चन रिपीट है 2016 में, बस यहाँ पे ऑप्शन चेंज हुए हैं, ए की जगह सी आ गया, सी की जगह ए आ गया। आंसर सेम है, गवर्नमेंट बजटिंग का परसिस्टेंट डिफिसिट। क्वेश्चन सेम, एक्सप्लेनेशन भी सेम। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 2016 में क्वेश्चन आया है कैपिटल बजट से, कैपिटल बजट से रिलेटेड है। बजट के 2 पार्ट होते हैं, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। तो कैपिटल बजट में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैपिटल बजट शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, कैपिटल बजट 2 प्रकार के बजट, एक हमेशा एक्सपेंडिचर होगा, एक रेवेन्यू होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया और कैपिटल रिसीट हो गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च और रिसीट यानी जो पैसे वापस आ रहे हैं, सरकार की कमाई हो रही कैपिटल से। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कैपिटल बजट का पार्ट है? कैपिटल बजट का पार्ट होगा जहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, या तो मतलब असेट क्रिएशन होगा या फिर असेट का रिडक्शन होगा, दैट इज अ कैपिटल बजट। सिंपल है, कैपिटल क्रिएशन और कैपिटल रिडक्शन। नाउ एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ असेट्स लाइक रोड, रिबिल्डिंग, मशीनरी, असेट क्रिएशन हो रहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल बजट का पार्ट है। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड इज लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेगी सरकार, तो सरकार के पास में कैपिटल फॉर्मेशन, असेट क्रिएशन नहीं है लेकिन लायबिलिटी जनरेशन है, तो इसे कैपिटल रिसीट्स का पार्ट माना जाता है। देन सेकंड, लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। स्टेट और यूनियन टेरिटरी को जो भी सरकार लोन देगी तो सरकार का असेट क्रिएशन हो रहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? ऑप्शन करेक्ट आंसर इज डी, तीनों ही कैपिटल बजट का पार्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। कैपिटल बजट इज एन अकाउंट ऑफ द असेट। कैपिटल बजट असेट और लायबिलिटी के बारे में बात करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कितने असेट हैं, कितने लायबिलिटी हैं, ये कैपिटल बजट में देखा जाता है और मेजर किया जा सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट को फिर से 2 चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसीट्स यानी पैसे आना और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पैसे जाना यानी खर्च होना। तो दिस शोज कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पैटर्न ऑफ द फाइनेंशियल। अब कैपिटल रिसीट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, थोड़ा ये देखो। कैपिटल रिसीट आर द लोन raised by the government from public which are called the market borrowing by the government from the Reserve Bank of India, commercial bank या फिर कहीं और से। तो लोन रिसीट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो कैपिटल रिसीट्स आर द लोन, मतलब सरकार ने पैसे लिए हैं, कैपिटल रिसीट्स।
तो कैपिटल रिसीट्स में यहाँ पर लायबिलिटी का पार्ट है, डेट इज अ लायबिलिटी। कल के जगह परसों, कल नहीं तो परसों पैसे लौटाने पड़ेंगे सरकार को, इसलिए वो उनके लिए एक लायबिलिटी का काम करता है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर गोना रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ, जो ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा पैसा जहाँ पर फिजिकल या फिर फाइनेंशियल असेट या फिर रिडक्शन इन द फाइनेंशियल लाइबिलिटी होनी चाहिए, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में माना जाता है। या तो सरकार का खुद का असेट बन रहा है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को लोन दे दिया तो उस पर ब्याज मिलेगा सरकार को, या फिर रोडवेज, रेलवे, इनमें इन्वेस्ट कर दिया, या फिर सरकार को किसी के पैसे देने थे, सरकार ने किसी और से लोन लिया था तो सरकार की लायबिलिटी कम हो रही है, सरकार उसका पैसा दे रहा है, सरकार भी ईएमआई भर रही है, तो डेट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल। दिस इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी चीजें, टेरिटरी हमने यहाँ पर देख ली है। सिंपल है। कैपिटल बजट में दो चीजें हैं, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर सरकार के असेट्स और लायबिलिटी का लेखा जोखा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में, और ये टॉपिक है FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशंस न्यूज़ में रहती हैं, और कुछ इनिशिएटिव की वजह से या फिर किसी और रीज़न की वजह से न्यूज़ में रहना और इनका इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस होना यूपीएससी हमसे ये जानना चाहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। सिंपल है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इट इज़ अ ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। क्या ये नीति आयोग का पार्ट है? बिल्कुल नहीं, नीति आयोग का पार्ट नहीं है, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। इट इज़ हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, ये बात सच है। नीति आयोग का पार्ट है नहीं। हमने अगर फर्स्ट को एलिमिनेट कर दिया, सेकंड सही है, तो आंसर इसका सी बचता है। थर्ड वाला हम पढ़ ले रहे हैं, इट मॉनिटर्स मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। तो जितना भी इकोनॉमी में मैक्रो प्रूडेंशियल का मतलब होता है एक विजनरी पर्सनैलिटीज़ जहाँ पर बैठ के डिसीजन लें, और विजडम के साथ में, इंटेलेक्चुअल के साथ में इकोनॉमी की पॉलिसीज़ को एनालाइज किया जाए, स्टडी किया जाए, सुपरवाइज किया जाए। डेट इज़ द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए, और हमें यहाँ से हिंट मिलती है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस न्यूज़ में हैं, लगातार न्यूज़ में हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है। इसका मतलब होता है प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर पास किया और बॉडी रेडी हो गई। नॉन स्टैट्यूटरी अपेक्स बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी बहुत ही क्यूरियस है स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आपसे पूछने के लिए। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब जो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जिसको क्रिएट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, मतलब कोई भी इसका एक्ट नहीं है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2010 में इसको बनाया गया था। रघुराम राजन कमेटी 2008 ने रिकमेंडेशन दिया था फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए। नीति आयोग से लेना देना कुछ भी नहीं है इसका। काउंसिल मॉनिटर्स द मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ इकोनॉमी, वो इकोनॉमी के जितनी भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, एनालिसिस हैं, स्टडी है, वो इसका काम है। फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन को फोकस करना, पर्पस करना। चेयरपर्सन की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन होता है काउंसिल का, और इसमें बाकी सभी जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी हैं, उन सभी बॉडी के हेड इसके मेंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल RBI, सेबी, पिफर्डा, पेंशन फंड है, IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, FMC है, ये सारे के सारे बॉडी के चेयरपर्सन्स और हेड इसके मेंबर रहते हैं। तो हमें काउंसिल के बारे में पता होना जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल की एक सब कमेटी भी होती है, सेटअप अंडर द चेयरपर्सन ऑफ गवर्नर, RBI के गवर्नर की अध्यक्षता में बनाई गई है एक सब कमेटी। तो न्यूज़ में जो भी कमेटी रहती हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हमारे पास में रहते हैं, न्यूज़ में बार बार आते हैं, हमें उसके बारे में खबर अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, अगेन फ्रॉम द न्यूज़ और करंट अफेयर्स। डायरेक्ट यूपीएससी ने आपसे पूछा है कि न्यूज़ में रहने वाला ये वर्ड है, इससे रिलेटेड क्या है, इसका मतलब क्या है। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग
इन समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ, किस कंटेक्स्ट में बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को न्यूज में देखा जाता है या देखा जा सकता है। फर्स्ट इज माइनिंग ऑपरेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज, रिसोर्स रिच बैकवर्ड एरियाज, नो ऐसा नहीं है। बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, तो मल्टीनेशनल कंपनीज होती क्या है, इनका ओरिजिन जैसे मतलब इनका मालिक किसी और देश का सिटीजन है, फॉर एग्जांपल अमेजॉन हो गया, फेसबुक हो गया, बट ये कंपनी क्या करती है, टैक्स को बचाने के लिए टैक्स हेवन कंट्रीज में अपने आप को रजिस्टर करा के रखती हैं। आपने सुना होगा फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, और भी सही है। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं, कुछ मॉरिशियस हो गया हमारा यूरोप में, स्विट्ज़रलैंड है, फिनलैंड, यहाँ पर टैक्स बहुत ही कम है। तो यहाँ पर ये अपने आप को वहाँ पर पैसे रखती हैं, अपने आप को रजिस्टर वहाँ पर कराती हैं ताकि इन्हें टैक्स ना देना पड़े। तो कई सरकारों ने मिल के डिसीजन लिया है कि हमें इन पर कुछ टैक्स लगाना चाहिए। तो इट इज़ द कर्बिंग ऑफ टैक्स एविजन बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज, यस इट इज़ करेक्ट। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, जेनेटिक रिसोर्सेज से कोई लेना देना नहीं है। लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट, एनवायरमेंट से कोई लेना देना है नहीं। बेस इरोजन, यहाँ पे इरोजन वर्ड से यूपीएससी आपको कंफ्यूज करना चाह रही थी। इरोजन ज्योग्राफी और एनवायरमेंट में हम पढ़ते हैं। प्रॉफिट शिफ्टिंग को फोकस करना है, इकोनॉमी का क्वेश्चन था। तो 2015 में एक फाइनल रिपोर्ट पब्लिश किया था ओईसीडी ने, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, मेनली यूरोपियन यूनियन में एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है और अटलांटिक में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इरोजन ऑफ नेशंस टैक्स बेस ड्यू टू द अकाउंटिंग ट्रिक्स ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस and the legal but abusive shifting out of profit to a low tax jurisdictions respectively। समझ में आ गया? तो इसके लिए 15 एक्शन पॉइंट बनाए गए हैं ताकि जो ये चतुराई दिखा रहे हैं ना मल्टीनेशनल कंपनीज कि आप जैसे मैं अगर इंडियन सिटीजन हूँ, मैंने अपनी कंपनी को सिंगापुर में रजिस्टर करा के रखा है, थाईलैंड में रजिस्टर करा के रखा है, मॉरिशियस में रजिस्टर करा के रखा है ताकि मेरा टैक्स बच सके। तो along with double taxation avoidance, base erosion, profit shifting has been widely covered in the news। तो न्यूज़ में बार बार ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, हमें न्यूज़पेपर कवर करना है स्पेशली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप मैगजीन कवर कर सकते हो, लेकिन मैंने पहले भी आपसे बोला है अगर आप द हिंदू या फिर जो भी आप न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, डेली कम से कम 30 मिनट आपको न्यूज़पेपर को देना ही चाहिए, चाहे टाइम पास के लिए ही क्यों ना दें। आप उसकी हेडलाइन कम से कम पढ़ो और लगातार जब 1 साल तक आप पढ़ते रहोगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है न्यूज़ में वो आपको एक कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में हेल्प करेगी आपके सिलेबस को, नॉलेज को, अवेयरनेस को इन डेप्थ तक सेटल करने के लिए। नाउ 2016 में क्वेश्चन आया है सॉवरेन गोल्ड स्कीम से क्वेश्चन है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे यूपीएससी ने पर्पस हमसे पूछा है, व्हाट इज़ द पर्पस, हमने ऐसा क्यों किया। सीधी बात यूपीएससी पूछना पसंद करता है, घुमा फिरा के नहीं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो सरकार ने लॉन्च किया, इसका पर्पस क्या है ये बता दो आप, ऐसा क्यों किया सरकार ने। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इसके बोला गया है, तो ऐसा क्यों हुआ है। विच ऑफ सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सिंपल है, तो कोई भी अगर आपको स्कीम पढ़े न्यूज़ में तो आपको सबसे पहले टारगेट करना है कि इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दैट स्कीम। देन इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, और इसके बेनिफिशरीज कौन है, टारगेटेड बेनिफिशरीज कौन है। ये 4 से 5 क्वेश्चन आपने क्वेश्चन पूछना है अपने आप से। तो आपको सेम क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछेगा। फर्स्ट ऑप्शन है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का पर्पस पहला हो सकता है टू ब्रिंग आइडियल गोल्ड लाइंग विद इंडियन हाउस होल्ड इन टू द इकोनॉमी। जो फालतू में घरों में रखा सोना है, गोल्ड है, वो इकोनॉमी में आ सके, सर्कुलेशन में आ सके, बिल्कुल यही पर्पस था। सेकंड है टू प्रमोट द एफडीआई इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर। ऐसा नहीं है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में सरकार ने क्या किया है, क्या किया था 2015-16 में आया था, तो न्यूज़ में भी था। तो सरकार ने एक स्कीम लाया और लोगों से बोला कि आप हमारे पास में अपना सोना रखिए और हम आपको रिटर्न देंगे उस पर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में।
तो ताकि लोगों का सोना सेफ भी रहे और इन्वेस्टमेंट की तरह उन्हें प्रॉफिट भी मिले एक टाइम के बाद में, और गवर्नमेंट को जो गोल्ड मिल रहा वो गोल्ड इकोनॉमी में वो सर्कुलेट कर सकें, उस गोल्ड को मोनेटाइज कर सकें। मोनेटाइज का मतलब सिंपल क्या होता है, कोई भी रिसोर्स आपके पास में है, आप उसके पैसे जनरेट कर सको, आप उससे पैसे कमा सको, ये होता है मोनेटाइजेशन। सिंपल है। थर्ड इज टू रिड्यूस द इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन द गोल्ड इंपोर्ट। बिल्कुल, गोल्ड इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम घर के ही सोने को घुमा फिरा सके अपनी इकोनॉमी में। तो आंसर इसका सेकंड अगर एलिमिनेट करें, आंसर सी इसका होना चाहिए, पहला ऑप्शन तो है ही है सही। गोल्ड बॉन्ड स्कीम और उसके पर्पस, इंपॉर्टेंट बात यह है, इंडिया में लगभग 800 बिलियन डॉलर का सोना है 2015-16 की रिपोर्ट। तो यहाँ पर आज 1000 बिलियन डॉलर से ज़्यादा आइडियल गोल्ड हाउस होल्ड्स में रखा हुआ है, 20,000 टन्स ऑफ प्रीसियस मेटल। सिंपल है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2015 में लॉन्च हुई थी, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इस स्कीम को। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। इतना सारा पैसा अगर देश में लग जाए तो देश कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, न्यूज़ में था, जीएसटी लॉन्च हुई थी, इम्प्लीमेंट हुआ था इसलिए। तो क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगेन सेम एक पर्पस रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है, एडवांटेजेस पूछे गए हैं कि जीएसटी टैक्स जो सरकार ला रही है इसका एडवांटेज क्या होगा, ऐसा क्यों करना चाह रही है सरकार, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर। अब हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताने हैं, तो आपको हमेशा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर यहाँ पर देखना है करेक्ट पूछा, यहाँ पर भी सेम है, कोई कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड तो नहीं पूछा गया है। यूपीएससी हमारे साथ में चतुराई दिखाता है और हम वो गलती से इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, या फिर अटेंशन नहीं दे पाते, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज, इट विल replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. Yes, GST का पर्पस यही है कि जो मल्टीपल टैक्सेस हैं, मल्टीपल लेवल पे मल्टी लेयर्ड टैक्सेस, उसको हटाकर एक सिंगल स्ट्रक्चर्ड टैक्स लगाया जाए, डेस्टिनेशन बेस्ड। सेकंड है, इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस मतलब बहुत तेजी से करंट अकाउंट डिफिसिट भारत का कम हो जाएगा। मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अकाउंट बनता है कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, भारत का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो करंट अकाउंट डिफिसिट जो है हमारा बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा। और इट विल इनेबल टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। जीएसटी का सेकंड पॉइंट से कोई लेना देना है नहीं, जीएसटी का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और करंट अकाउंट डिफिसिट डायरेक्टली लेना देना तो बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड, इट विल एनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ and size of economy of India and will enable it to overtake China in the near future. मतलब enormously increase the growth and size of economy, कुछ भी बातें हो रही हैं यहाँ पे, आंसर इसका ए होना चाहिए। सेकंड तो वैसे ही गलत था। थर्ड ऑप्शन यहाँ तक ठीक भी लगता है कि इट विल इंक्रीज, बट इट विल एनॉर्मसली इंक्रीज, इतनी तेजी से बढ़ाएगा कि चाइना को सरपास कर गया आने वाले नियर फ्यूचर में। नियर फ्यूचर मतलब आने वाले 5 से 10 सालों में, ऐसा नहीं होगा, इसलिए आंसर होगा हमारा ए। तो जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी डेफिनेशन सिंपल, इट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, पूरे देश में लागू हुआ इंडिया को एक यूनिफाइड कॉमन मार्केट बनाने के लिए, सिंपल। और देयर इज अ नो इन्फॉर्मेशन विच सेज जीएसटी विल ड्रास्टिकली रिड्यूस दी करंट अकाउंट डिफिसिट। अभी जीएसटी की डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मेंस में लिखने के लिए आ चुकी। एक मेंस में भी क्वेश्चन आया था, करंट अफेयर से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट थीम पकड़नी है। न्यूज़ में जो भी चीज़ें हैं, स्कीम्स वगैरह और गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट ने जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाए हैं टैक्सेशन में, जैसे बजट में इस बार हुआ है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक कॉम्प्रहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल डोमेस्टिक टैक्स है, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लगता है। डेस्टिनेशन कॉम्प्रहेंसिव मतलब बहुत सारी चीज़ें अपने आप में इंटीग्रेट करते हुए कई सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर ली जीएसटी ने। मल्टी स्टेज है, हर स्टेज पे जहाँ पर वैल्यू एडिशन होगा हर जगह पे टैक्स लगाया जाएगा, डेस्टिनेशन बेस्ड, सिंपल। मोर अबाउट जीएसटी, बस सबसे पहले जीएसटी को रिकमेंडेशन 2003 में केल का टास्क फोर्स ने किया था,
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 किया गया है 2016 में जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देन इट इज़ एवरी वैल्यू एडिशन पॉइंट पे इसको लेवी किया जाएगा। हर जगह जहाँ पर वैल्यू एडिशन होगा हर जगह जीएसटी आपको देना पड़ेगा। देन जीएसटी के कंपोनेंट की बात करें तो एक सेंट्रल जीएसटी है सीजीएसटी, फिर एक स्टेट की जीएसटी है एसजीएसटी, एक इंटीग्रेटेड है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे तो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगती है, और एक लगती है यूनियन टेरिटरी जीएसटी यूटीजीएसटी। सिंपल, ये कंपोनेंट हमें याद रखने हैं। अब आर्टिकल रिगार्डिंग द जीएसटी आर्टिकल 246A है, जिसमें बताया गया कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैज़ पावर टू मेक लॉस विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द यूनियन एंड द इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, आर्टिकल 246A ये फिस्कल फेडरलिज्म का बहुत ही शानदार कोऑपरेशन है जीएसटी अपने आप में। और कुछ गुड्स ऐसे हैं जहाँ पर जीएसटी को अभी एक्सेप्शन रखा गया है, एग्जम्प्ट किया गया है, अवॉइड किया गया है, जीएसटी उसमें लागू नहीं होगा, मतलब जीएसटी इस पर नहीं होगा। एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहल, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगती है। प्रॉपर्टी टैक्स पे स्टाम्प ड्यूटी जीएसटी नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा अलग से, ये जीएसटी रिजीम में इंक्लूड नहीं है, इनके टैक्स अलग से देने पड़ते हैं। एल्कोहल का प्रॉपर्टी टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, और इम्पोर्टेंट चीज़ पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें अभी भी इसके बाहर हैं जीएसटी रिजीम के। अब जीएसटी में कौन कौन से टैक्स इंक्लूड किए गए हैं, कौन कौन से टैक्सेस जो पहले थे इसमें समाहित हैं, ऐसा ही मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछा था। तो वैल्यू एडिशन टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ऑक्ट्राई, परचेजिंग टैक्स, ये सारे टैक्स जो स्टेट लेवल के टैक्सेस थे वो सारे के सारे जीएसटी में इंक्लूडेड हैं। सेंट्रल लेवल टैक्सेस भी इंक्लूडेड हैं, फॉर एग्जांपल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर द मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशंस, ये सारी के सारे टैक्सेस जीएसटी में इंक्लूड किए गए हैं इन जीएसटी रिजीम में। सिंपल, 2018 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग फ्रॉम न्यूज़। तो इक्वलाइजेशन लेवी और टैक्सेस विद रेफरेंस टू द इंडियाज डिसीजन, इंडिया ने डिसीजन लिया था टू लेवी लगाने के लिए एक इक्वलाइजेशन टैक्स। इक्वलाइजेशन टैक्स लगाया जाएगा 6% का, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है हमें कि इक्वलाइजेशन टैक्स का मतलब है एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना है, इक्वल लेवल फील्ड क्रिएट करना है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करने वालों पर बाय नॉन रेसिडेंट एंटिटीज़। तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा आपको मैं समझाऊं। इक्वलाइजेशन लेवी और इक्वलाइजेशन टैक्स का मतलब होता है जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े सेल्स निकालते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, एप्पल, जो भी हैं ई कॉमर्स कंपनी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, तो जो रिटेल मार्केटर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, है ना, बिजनेसमैन हैं जो ऑफलाइन ज़्यादा काम करते हैं, तो वो इतने स्केल पे सेल नहीं कर पाते हैं और इतना डिस्काउंट भी नहीं दे पाते। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कंपटीशन जो था अनफेयर हो रहा था। इस अनफेयर कंपटीशन को फेयर बनाने के लिए इक्वलाइजेशन टैक्सेस लगाए गए। साथ ही साथ में जो ई कॉमर्स कंपनी है जैसे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, वहाँ पर जो सेलिंग हो रही है, बिजनेस हो रहा है, ई कॉमर्स हो रहा, वहाँ पर टैक्स नहीं था स्टार्टिंग में। जब चीज़ों को समझने में टाइम लगता है ना सरकार को, लोगों ने व्हाट्सएप पे बिजनेस स्टार्ट कर दिया, टेलीग्राम पे स्टार्ट कर दिया लोगों ने, जैसे कि मैं टेलीग्राम पे भी अपना काम कर रहा हूँ, कोचिंग पढ़ा रहा हूँ जैसे आपको। सेम ई कॉमर्स आज हर जगह है, आप व्हाट्सएप से, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह कर सकते हो, लेकिन टैक्स नहीं देना था स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू में। 2018 की बात है, इसलिए ये इक्वलाइजेशन टैक्स लगाया गया। देन इट इज़ इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स। नो, इनकम टैक्स का पार्ट नहीं है। नॉन रेसिडेंट एंटिटीज डेट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री। टैक्स क्रेडिट कैसे दे सकते हैं अपने होम कंट्री में, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस सिस्टम के एग्रीमेंट के अंदर ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? तो ना तो पहला सही है ना ही सेकंड सही है, नीदर 1 nor 2।
इज द करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो इक्वलाइजेशन लेवी और इक्वलाइजेशन टैक्स का मतलब सिंपल है। 2016 में इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उस पर टैक्स लगाने के लिए। फॉर एग्जांपल फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी है जो वो पैसे कमा रही है इंडिया में, जैसे अमेजोन ने कमाया, फ्लिपकार्ट ने कमाया, और फ्लिपकार्ट तो खैर इंडिया ओरिजिन थी, अमेजोन है, एप्पल है, और जितनी भी फेसबुक वगैरह जो एडवर्टाइजमेंट के पैसे ले रही हैं, इंस्टाग्राम भी, टैक्सिंग बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस। नॉट इंड्यूस पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स का पार्ट नहीं था, फाइनेंशियल बिल में लाया था। और इक्वलाइजेशन लेवी का एक और नाम है गाफा टैक्स। गाफा टैक्स मतलब गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेजोन बीन इन द न्यूज सिंस इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016 में इंट्रोड्यूस किया था। और अब आप समझ गए होंगे इक्वलाइजेशन लेवी का मतलब क्या है, इक्वलाइजेशन टैक्सेस का मतलब क्या है। एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, इसलिए गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजोन जैसी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, जरूरी नहीं है सिर्फ ये चार, ये सबसे बड़ी कंपनीज हैं इस सेगमेंट में, इसलिए इनका नाम यहाँ पर आया है। और इसका सिंपल मतलब यही है, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, जो एडवांटेज मिल रहा था इन ई कॉमर्स कंपनीज को, रिटेल ट्रेडर्स को, रिटेल बिजनेसमैन को नहीं मिल रहा था जो ऑफलाइन थे, इसलिए बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर टैक्स लगाया गया है। उसे बोला गया है इक्वलाइजेशन लेवी, जो है 6%। कितना है? 6%। तो ये टॉपिक, ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। हमारा टॉपिक आज का फिस्कल पॉलिसी और गवर्नमेंट बजटिंग से रिलेटेड है, कंप्लीट हुआ। ये पार्ट 1 है। कुछ क्वेश्चंस और आए हैं। क्वेश्चन 10 हमने कवर किए, 10 क्वेश्चंस कवर किए, हमने देखे थे। टोटल 20 क्वेश्चंस आए थे इस सेगमेंट से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर करेंगे। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल। टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर से ज्वाइन करें, यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और कोई सजेशन और कोई चीज़ आप मुझसे बोलना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, या फिर पूछना चाह रहे हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। थैंक यू सो मच। लव यू। टेक केयर। बाय बाय।